यादत बाशुद एपिसोड 8। आमतौर पर जब वो किसी मिशन से वापस लौटते तो मैं उनकी पसंद का खाना बनाकर उनका इस्तकबाल किया करती। हमीद का मैदा हसास था, इसी वजह से ज्यादा मिर्ची वाला खाना नहीं खा सकते थे। हालांकि मैं तेज खानों को पसंद करती थी, लेकिन हमीद की खातिर अपनी आदत बना ली थी कि मिर्ची वाला खाना ना पकाऊं। हर बार मिशन या सिक्योरिटी ऑफिस की ड्यूटी निभाने के बाद घर में आते तो उनके हाथ में मौजूद फूल होते। हमेशा असली फूल खरीद कर लाते थे। उनके खरीदे हुए फूलों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मैंने हमीद से कहा, मेरी जान, आप तो खुद एक फूल हैं। आपकी इस कदर मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन कोशिश करें कि असली फूलों की जगह मसनूई फूल ले आएं ताकि हम इन्हें संभाल सकें, क्योंकि हम यहाँ किराएदार हैं और हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं इतने सारे फूलों को खुश्क नहीं कर सकती। अपने हाथों और मुंह को धोने के बाद जब उनकी निगाह दस्तरखान पर पड़ी तो हमेशा की तरह उन्होंने सफरे की तस्वीर खींची और फिर शुक्रिया अदा किया। उन्हीं कपड़ों में दस्तरखान पर बैठ गए और इंतहाई रगबत के साथ खाना खाने में मशगूल हो गए। खाने के दौरान उनकी नजर किचन के एक कोने पर पड़ी, जहां मैंने फूल का एक कॉटन जिस पर नायलॉन का कपड़ा लगाया हुआ था रखा था। ये कॉटन किस लिए? क्या किसी परिंदे का घोंसला बनाया है? मैंने कहा, अगर नहीं, क्योंकि सर्दियां हैं, बर्फ और बारिश आएगी, इसलिए ये कॉटन लगाया है कि सहन के एक कोने में रखकर हम अपनी चप्पल को इसमें रखेंगे ताकि गीली ना हो जाए। वो मुस्कुराए और बोले, अभी तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई घर खरीद सकेंगे। इंशाल्लाह हमारी बारी आएगी और फौजियों को मिलने वाले घर में रहेंगे तो वहां हम बाथरूम जाने के लिए सहन की सर्दी को बर्दाश्त करने पर मजबूर नहीं होंगे। मैंने हमीद से कहा, हालांकि ये घर बहुत छोटा और पुराना है और बाज दफा जब आप नहीं होते तो यहाँ छिपकली भी आ जाती है, लेकिन मुझे ये जगह पसंद है, खुशगवार है, बेरौनक नहीं। और फिर हज खानुम और आगाए कुशावर्स भी तो मोहब्बत करते हैं। इन दिनों जब आप नहीं थे तो चंद बार पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है, आपको पूछ रहे थे। हमीद ने कहा, वाकईन मोहब्बत करते हैं, हम दोनों को अपना बेटा और बेटी की नजर से देखते हैं। फिर उन्होंने पूछा, हानुम, मैं नहीं था, क्या आपने किराया दे दिया? मैंने कहा, हमारे किराए की आखिरी तारीख तो हर महीने की 10वीं तारीख है। हमीद बोले, बेहतर है कि कुछ दिन पहले ही किराया अदा करें। मुझे हिसाब किताब पूरा रखना अच्छा लगता है। ये भी याद रहे कि हम अपने बिजली, पानी और गैस के बिल का भी सही हिसाब करें और अपना हिस्सा वक्त पर अदा करें। खाने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम किया और जब बीदार हुए तो बोले, कुछ दिनों से मैं नहीं था, इसलिए अब मुझे गुलजारिशुदा की याद सताती है। मैंने कहा, अगर आप थके हुए नहीं हैं तो तैयार हो चलते हैं, क्योंकि मैं भी इस दौरान गुलजारिशुदा नहीं जा सकी। हमने कपड़े तब्दील किए और रवाना हो गए। क्योंकि मौसम सर्द था इसलिए बाइक पर नहीं गए। गुलजारिशुदा पहुंचे तो वहां शहीद हुसैनपुर की कब्र पर कुछ खवातीन खड़ी थी, इसलिए हमीद आगे नहीं आए। मैंने कहा, हमें नहीं मालूम कि ये खवातीन कौन हैं, इसलिए आगे चलते हैं और बाकी सब की तरह फातिहा पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा, नहीं हानुम, शायद ये खवातीन शहीद के अहले खाना में से हों, कुछ देर कब्र पर तन्हा रहना चाहती हों। हम आगे जाएंगे तो शायद दुखी हो जाए। आप यहीं दाखिली दरवाजे से फातिहा की नियत करें और वो शहीद खुद ही हमें देख लेंगे। जरूरी नहीं है कि उनकी कब्र पर ही जाए या उनकी कब्र पर हाथ फेरे। उस वक्त हमीद की बातें मैं सही तरह नहीं समझ सकी, लेकिन बाद में किसी कब्र के पास तन्हा पाने के मानों को अच्छी तरह समझ गई थी। गुलजारिशुदा से होकर हम फुप्पो के घर गए। एक माँ की याद और परेशानी कभी खत्म होने वाली नहीं होती है। हमीद ने हमेशा की तरह अपनी वालदा को देखकर उनकी परेशानी का बोसा लिया। फुप्पो के इसरार पर हम रात के खाने पर वहीं रुक गए। अभी दस्तरखान उठाया ही था कि एक टीवी चैनल से आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की तकरीर नशर की जा रही थी। एक अहम ईरानी तारीख की मुनासबत से कुम से लोग आगा से मुलाकात के लिए गए थे। हमीद जल्दी से टेलीविजन के सामने बैठ गए और तकरीर सुनने लगे। हमीद के वालिद ने भी, जो ईरान इराक जंग के जमाने के एक सिपाही थे, तकरीर शुरू से आखिर तक सुनी।
حمید بھی آیت اللہ ہمنائی کی تمام تقریریں مکمل سنا کرتے تھے۔ اگر سننے کا موقع نہیں ملتا تو بعد میں انٹرنیٹ سے دیکھتے اور تقریر کے اہم نکات تحریر کر لیتے۔ تمام تقریروں کے لیے ان کی یہی روش تھی۔ جب بھی آگا کی کوئی تقریر سننے بیٹھتے تو اپنے ساتھ ایک کاپی اور بال پین رکھتے۔ جب ان کے پاس کاپی نہ ہوتی تو فلیش کارڈز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کاغذوں سے استفادہ حاصل کرتے اور بعد میں تقریر کے مفاہیم اور مطالب کو امام باریہ میں اپنے دوستوں کے سامنے یا اپنے ساتھ کام کرنے والے فوجیوں کے سامنے بیان کرتے۔ ابھی میں دروازے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ حمید پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ حمید کو اس حالت میں دیکھنا تھا کہ میرا دل ڈوب گیا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، خانم ڈریے نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، پھر اس حال میں گھر کیوں آئے ہیں؟ میرا دل ہزار چیزیں سوچ رہا تھا۔ حمید نے کہا، میں بائک پر کام سے واپس پلٹ رہا تھا کہ ہمارے سامنے فوجی گاڑی پر سوار ایک سپاہی پیچھے سے گر پڑا۔ اس کا زخم گہرا نہیں تھا لیکن بندہ خدا بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، ایک کنارے کی طرف لے گیا، اس کے ساتھ رہا اور اس کی ہمت بڑھاتا رہا جب تک کہ ایمبولینس نہیں آ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔ اس سپاہی کا کیا بنا؟ یقیناً اس بیچارے کے ماں باپ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ حمید نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ سب خیریت ہے، اسے ہسپتال لے گئے ہیں، اگر ضرورت ہوئی تو اس کے ہاتھ پاؤں کا ایکس رے کروائیں گے۔ میں نے کہا، میں تو شروع میں ہی بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ کہیں خدا نہ کرے آپ بائک سے زمین پر گر نہ پڑے ہوں۔ کھانا لگا ہے، مجھے جانا ہوگا تاکہ کلاس میں پہنچ سکوں۔ حمید بولے، ٹھہریے، میں کپڑوں کو تبدیل کر لوں تو آپ کو خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، حمید آپ نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، واپس آ کر کھا لوں گا کیونکہ اس کے بعد مجھے جم جانا ہوگا۔ حمید فوراً ہی تیار ہو گئے اور ہم روانہ ہوئے۔ سڑک تک پہنچے تو انہوں نے پنچر ٹھیک کرنے کی ایک دکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، عزیزم بائک کے پہیوں کی ہوا بڑھنے کے حوالے سے ہم پر اس دکان کے 500 تومان ادھار ہیں۔ کل یہاں آیا تھا تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے اور ابھی یہ دکان بند ہے۔ آپ کو یاد رہے اگلی بار جب ہم یہاں سے گزریں تو ان کے پیسے ادا کر دیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کاغذ پر ان چیزوں کے ساتھ لکھ لوں گی جنہیں آپ نے لکھا ہے تاکہ سب کا ساتھ ایک ساتھ حساب ادا کر دیں۔ حمید ہمیشہ ہی ادا کیے جانے والے پیسوں کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ جن دنوں میں گھر پر نہ ہوتے تو ادا کی جانے والی رقم کو چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھ دیتے اور مانیٹر اسکرین کے کونے پر لگا دیتے تاکہ کبھی اگر وہ موجود نہ ہو تو مجھے معلوم رہے اور میں ان پیسوں کو ادا کر دوں۔ ہم یونیورسٹی کے قریب تھے کہ میں نے حمید سے کہا، اس سال راہیان نور کے لیے چلیں گے؟ کارکن ضروری انتظامات کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اور میرے شوہر بھی ساتھ آئیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، دیکھتے ہیں کہ شہداء کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال آپ اکیلی گئی تھیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس سال آپ کے ساتھ جا سکوں۔ سال 2014 مارچ کے مہینے میں ہم میڈیکل یونیورسٹی کے قافلے کے ساتھ مناطق جنوب کی جانب روانہ ہوئے۔ حمید تنہا مرد تھے جو ہمارے ساتھ بس کے انچارج کے طور پر آئے تھے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس طرح کے مجمع میں ہونا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن میں اس بات سے بہت خوش تھی کہ ہم ساتھ میں شہداء کی زیارت کے لیے آ سکے ہیں۔ تقریباً 10 بجے ہم بس سے اترے۔ حمید نے اپنا سامان اٹھایا اور لڑکوں کے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف چل گئے۔ مجھے اپنے ساتھ موجود طالبات کے ہمراہ ٹھہرنا تھا۔ اگلے دن 12 بجے کے قریب میں نے دیکھا کہ حمید نے رات میں 2 مرتبہ فون کیا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے چند بار حمید کا نمبر ملایا لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن صبح سویرے بھی جب باہر نکلی تو حمید نظر نہیں آئے تھے۔ پھر حمید نے خود ہی 1 گھنٹے کے بعد کال کی اور بولے، میں نے کل رات آپ کو کال کی تھی، آپ نے نہیں اٹھایا۔ میں معراج شہداء آ گیا ہوں، رات یہیں گزاری ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج آپ لوگ یہاں آنے والے ہیں اور آپ کا یہاں آنے کا پروگرام ہے، اس لیے میں کیمپ واپس نہیں آیا۔ میں یہیں پر آپ کا انتظار کروں گا۔ جب ہم معراج شہداء پہنچے تو حمید داخلی دروازے پر ہی ہمارے منتظر تھے۔ شہداء کے ساتھ ایک رات کی تنہائی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ پوری رات جاگے ہیں اور شہدائے گمنام کے ساتھ حلفت پہ رہے ہیں۔ سال
2015 तहवील साल के मौका पर हम मेरे वालिदैन के घर पर थे। रात के खाने के लिए भी वहीं रुक गए। शादीशुदा जिंदगी में आने वाले पहले नौरोज के मौका पर हमीद ने मेरे लिए फूल और इतर खरीदे थे, जो मेरे पास बहुत अरसे तक रहा। दिल नहीं चाहता था कि इसे इस्तेमाल करूं। साल 2015 की ईद नौरोज अयाम फातिमा के साथ आई। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के तकद्दुस में हमने खुश्क मेवे और मिठाई नहीं खरीदी। मेहमानों की भी फलों और चाय के साथ पजीराई की। क्योंकि हम खानदान में सबसे छोटे थे, इसलिए पहले हम रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए। नए शादीशुदा दुल्हा दुल्हन होने की वजह से सबने हमारी खूब पजीराई की और तोहफे भी दिए। ईद नौरोज के तीसरे दिन से मेरे और हमीद के मोबाइल पर रिश्तेदारों के फोन आना शुरू हो गए। रिश्तेदार फोन कर रहे थे और हमारे घर का पता मालूम कर रहे थे ताकि मुलाकात के लिए आ सके। हमीद काफी अरसे से मोहल्ला पुनिंग में एक मस्जिद की तमीर के लिए दौड़ धूप में मसरूफ थे और बुनियादी काम इंजाम दे रहे थे। पहले दिन से ही खुद मस्जिद की तामीर के लिए कामों में मशगूल थे। अहले मोहल्ला, रिश्तेदारों और जानने वालों की दस्तखत जमा कर रहे थे ताकि लोगों की दरख्वास्त देकर इंतजामिया से मस्जिद की तामीर के लिए इजाजतनामा हासिल कर सके। मस्जिद का नाम मुंतहिब करने के हवाले से हमीद और उनके दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ़ नजर था। कुछ मस्जिद अमीरुल मोमिनीन का नाम तजवीज़ कर रहे थे तो बाकी मस्जिद अबुल फजल अब्बास रखने का कह रहे थे। हमीद की राय ये थी कि खुद मौला अब्बास भी होते तो कहते कि उनके वालिद के नाम पर मस्जिद का नाम रखा जाए। बिल आखिर मस्जिद का नाम मस्जिद अमीरुल मोमिनीन रखा गया। नौरोज की छुट्टियों में हमीद मस्जिद की तामीर में मदद करने के लिए घर पर नहीं थे। वो चाहते थे कि अपनी छुट्टियों से हत्तुल अमकान फायदा उठाएं ताकि मस्जिद की तामीर के काम में पेशरफ्त हो सके। इसी वजह से हम चंद नजदीकी रिश्तेदारों के सिवा किसी और जगह नहीं जा सके। छुट्टियों के दौरान एक दिन गांव में मुकीम रिश्तेदारों से मुलाकात की गर्ज से हम सुमल आबाद की जानब रवाना हुए। हमीद सफर के लिए हमेशा एक अच्छे साथी थे। कोशिश करते थे कि मुझे खुश कर सके। हम दोनों पहाड़ के ऊपर चश्मा पर गए और बहुत सारी तस्वीरें खींची। जहाँ कभी भी दिलवान ज्यादा होती तो हमीद मेरा हाथ बहुत मजबूती से थाम लेते। ऐसी जगहों पर मेरा पूरा वजूद हमीद की मौजूदगी को महसूस करता था। हमीद नौरोज के आखिरी दिन की छुट्टी तक मस्जिद के कामों में मसरूफ थे। तय हुआ था कि हमीद के बाकी बहन भाइयों के साथ घूमने जाएंगे, लेकिन हमीद हमारे साथ नहीं चल सके। हमीद की गैर मौजूदगी मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत अजीब होती जा रही थी। जाते वक्त हमीद ने मुझसे कहा था, अगर मैं पहुंच गया तो आपके पास आ जाऊंगा और अगर नहीं पहुंच सका तो दरिया के किनारे से 7 अच्छे अच्छे पत्थर चुन लीजिएगा ताकि हम एक कुल दो कुल खेल सकें। हमीद का ये कहना था कि मैंने जवाब में कहा, मुझे आपने पहले की याद दिला दी। कितने अच्छे शबो रोज हुआ करते थे। आपकी बहनों के साथ जमा होकर सुबह तक बातें करते और हंसते थे, एक कुल दो कुल खेलते और बाज दफा जब दादी की हिम्मत होती तो हमारे लिए शायरी करती या पुराने किस्से कहानियां मुंह जुबानी सुनाते। हमीद हंस दिए और बोले, अभी भी आप किसी तरह वक्त निकालें तो सुबह तक एक कुल दो कुल खेलेंगे। मैं तो इससे कई गुना ज्यादा खेलना चाहता हूँ। वाकईन हमीद को ये खेल बहुत अच्छी तरह से आता था और मुझे हमेशा पहले ही मालूम होता था कि हारने वाला कौन होगा। हमीद महीने में 2 बार रात को गार्ड के फराइज इंजाम दिया करते थे, लिहाजा घर नहीं आते थे। मैं भी तन्हाई से बचने के लिए अपने वालिदैन के घर चली जाती थी। शादी के बाद सिर्फ एक मर्तबा रात को घर में अकेली रुकी थी। हमीद हर 15 मिनट में फोन करते और मेरी हैरियत पूछते। जब सुबह घर लौटे तो बहुत रंजीदा थे। बोले, आप अकेली क्यों रुक गई थी? सुबह तक मैं यही सोच रहा था कि तन्हाई में कहीं आप डर न जाएं या खुदा न खास्ता कोई और मसला ना हो जाए। काम पर मेरी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी। नए साल के 13वें दिन और नौरोज की छुट्टियां खत्म होने के अगले रोज हमीद को गार्ड के फराइज इंजाम देने थे। क्योंकि आबो हवा मुनासिब हो चुकी थी, लिहाजा हमीद अपनी बाइक पर ही गए। नाश्ते के बाद मैंने इन्हें खुदा हाफिज किया और हमेशा की तरह बाइक का इंजन शुरू किए बगैर गली के कोने तक गए और सड़क के करीब पहुंचकर बाइक स्टार्ट की। हमीद पड़ोसियों के हकूक के मामले में बहुत हसास थे। वो नहीं चाहते थे कि सुबह सवेरे बाइक की आवाज से किसी को परेशानी हो। रात को भी जब इमाम बारिया से देर से वक्त
लौटते घर तो गली के कोने पर ही बाइक को बंद कर दिया करते। इस बार भी हमीद के गार्ड की ड्यूटी पर होने या किसी मिशन पर होने के दिनों की तरह घर की खरीदारी का काम मेरे जिम्मे था। घर के कामों से फारिग होकर मैंने जरूरी चीजों की फहरिस्त तैयार की और बाहर निकल आई। रोटी से लेकर सब्जियों और फलों तक सब खरीदा। हालांकि गाड़ी के बगैर इन सब चीजों को इकट्ठी खरीदना मेरे लिए सख्त था और मैंने शादी से पहले ऐसे किसी काम का तजुर्बा भी नहीं किया था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि हमीद जब मिशन से थके हुए वापस आए तो किसी चीज की कमी हो और मैं मजबूरन इन्हें कोई चीज खरीदने के लिए भेजूं। खरीदारी के बाद बाबा के घर जाने की बजाय इस मर्तबा आबजी फातिमा हमारे घर आ गई थी। मैं और हमीद जब घर पर होते तो आमतौर पर किताब पढ़ते। मेरी बहन के लिए घर की खामोशी और खामोश फिजा अजीबो गरीब थी। बहुत जल्द ही उसका हौसला खत्म हो गया। हिम्मत हारे हुए लहजे में इसने कहा, आए कुछ देर के लिए टीवी ही देखते हैं। मैंने कहा, हमारा टेलीविजन अमूमन बंद होता है, मगर ये कि हमीद और मैं खबरें या फिर बच्चों का प्रोग्राम देखें। हकीकत भी यही थी। हम बहुत कम ही टेलीविजन पर प्रोग्राम देखते थे, खबरें देखते या बच्चों का चैनल लगाकर बच्चों की नज़में सुनते थे। आयतुल्लाह हामनाइक के फतवा के मुताबिक हमीद का ईमान था कि टीवी चैनल से नशर होने वाला हर प्रोग्राम या सुर शरई लिहाज से जायज नहीं है। इसलिए हम दोनों ने अहद किया था कि हम ऐसी कोई चीज नहीं देखेंगे और न सुनेंगे। ईद नौरोज के बाद होने वाली मुलाकात का सिलसिला कम हुआ तो हमीद के साथ तय पाया कि नजदीकी रिश्तेदारों को दोपहर या रात के खाने पर मदऊ करें। हम चाहते थे कि सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा था इसलिए हम मजबूर थे कि एक एक करके मेहमानों को दावत दें। जगह इस कदर कम थी कि हमीद के सारे बहन भाइयों को भी एक साथ मदऊ नहीं कर सके। हमीद चाहते थे कि रोजाना हमारे घर मेहमान आए और सबके का हमारे यहाँ आना जाना लगा रहे। वो कहते थे, मेहमान खुदा का दोस्त होता है, ये मिलना जुलना मोहब्बत का सबब बनता है। हमारे घर का दरवाजा सबके लिए खुला है। मेहमान नवाजी का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया कि हफ्ते में बाज दफा 2-3 दिन हमारे यहाँ मेहमान आते, दोपहर के खाने पर भी और रात के खाने पर भी। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी और ये सब काम मुश्किल था, इसलिए मैं चाहती थी कि हर हफ्ते 2 या 1 बार या फिर हफ्ते में 1 बार मेहमान आए। लेकिन ऐसा बहुत बार होता कि हमीद फोन करते और कहते कि आज रात मेहमान आएंगे। मैं कहती थी, हमीद जान, मेरे पहुंचने तक फलों को तैयार रखें और चाय दम पर रखें, मैं आकर खाना बनाती हूँ। बाज दफा मेरी क्लास मगरिब तक लंबी हो जाती, मेहमान मुझसे पहले घर पहुंच चुके होते। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता था कि यूनिवर्सिटी के कपड़े ही तब्दील कर सकूं। मेहमानों से अहवाल पुरसी के बाद मैं सीधा किचन का रुख करती ताकि खाना तैयार कर सकूं। इतना वक्त भी ना होता कि घर की चादर पहनूं, बल्कि उसी काली चादर से चूल्हे के पास चली जाती थी। जब हमीद इस सूरत हाल को देखते तो कहते, अजीजम, मैं वाकई आपका एहसानमंद हूँ। शादी से पहले मैं सोचता था कि शायद आपको सिर्फ पढ़ाना आता है। वो जब आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगी तो नए सिरे से आपको खाना पकाना और घरदारी सिखाना होगी, लेकिन आप तमाम कामों को तन तनहा इंजाम देते हैं। मैं अगर कोई काम इंजाम देती या मेहमानदारी करती तो वो लाजमी तौर पर शुक्रिया अदा करते और यही चीज मेरी तमाम थकावट को दूर कर देती थी। मेहमान जाते तो मैं बर्तन धोती, हमीद भी वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते या बर्तनों को आकर सुखाते। अक्सर वो मुझे अकेले बर्तन नहीं धोने देते थे। मैं कहती थी, हमीद, आपको कल सुबह सवेरे काम पर जाना है, आप जाएं, सो जाएं और आराम करें, मैं खुद समेट लूंगी। मगर वो मेरा हाथ पकड़ लेते और कुर्सी पर बिठाकर कहते, या तो हम मिलकर बर्तन धोएंगे या आप बैठ जाएं, मैं खुद धोऊंगा। आप मेरे हाथ में इमानत हैं। मैं नहीं चाहता कि बर्तन धोने की वजह से आपके हाथ खराब हो जाएं। जब मैं ये जुमला सुनती कि आप मेरे हाथ में इमानत हैं तो मुझे हमारी शादी के पहले दिन की बात याद आ जाती, जब मैं सोफे पर बैठी हुई थी और मैंने हमीद से कहा था, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत है कि हर औरत के लिए 3 मंजिलें हैं। मैंने हमीद से कहा था, पहली मंजिल बाप का घर और दूसरी मंजिल शोहर का घर और फिर तीसरी मंजिल कब्र। मैं 2 मंजिलों से तो अच्छी तरह गुजर गई हूँ। उम्मीद है कि तीसरी मंजिल में भी सुरहुरु हो जाऊंगी। हमीद ने जवाब में कहा था, मैं उम्मीद करता हूँ
کہ دوسرے घर में आपका अच्छा साथी रहूंगा और हम आकबत बहरी के साथ तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साल 2015 शुरुआत से ही मेरे लिए अजीब था। हमीद की हालत बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी। उनकी नमाजों के सजदे तावील हो गए थे। इससे पहले कभी मेरे सामने गिरिया नहीं किया था, लेकिन इसी साल मार्च के महीने से मैं अक्सर व बेश इनके बहते हुए आंसू की गवाह थी। वो अंधेरे कमरे में जाकर बेआवाज आंसू बहाया करते थे, नमाज़े शब पढ़ा करते तो अजीब सोजो गदा से अल अफ कहते। जब मैं इनके चेहरे को देखती तो मुझे अपने अंदर एक मस्बत तवानाई और सुकून का एहसास होता। हमीद की आंखें खूबसूरत थीं, लेकिन अब एक अलग ही अंदाज में अपनी खूबसूरती दिखला रही थी। मैं अपने आप से कहती थी कि मैं हमीद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। शायद इसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेरी राय न थी, बल्कि उनके दोस्त भी मजाक में कहते थे, हमीद ऊपर से नोट बरसा रहे हो। ये एहसास बेवजह नहीं था। हमीद वाकईन आसमानी हो गए थे। शायद इसी बना पर हमें एक ही महीने में बार बार शोहदा की खिदमत का मौका नसीब हुआ। हमेशा की तरह हमीद ने हज आगा सबगियान को फ़ोन किया और इनके साथ तय किया कि हम मार्च की 18वीं तारीख को दोकहा की जानब रवाना होंगे। दोकहा मनातके जंग में से एक जगह है। दाखिली दरवाजे से अंदर गए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वहां मौजूद इमारतें हमें खुद खुशामदीद कह रही हैं। ऐसी इमारतें जिन्होंने शोहदा के साथ रफाकत का मजा चखा हुआ था और अब वो शोहदा के जवार की मेजबान हो गई थी। इमारतों की दीवारों पर शोहदा की बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने अंदर एक किताब जैसी कहानी रखती थी। वो इमारतें जो अभी तक कमैल, मिकदार, अबूजर और मालिक बटालियन को फरामोश नहीं कर सकी थी। इमाम बारिया हज इब्राहिम हिम्मत के सामने पहुंचे तो हमीद बोले, एक दफा का जिक्र है कि सिपाहियों की आवाजें दोकहला की फजा में गूंजी थी और शहीदे गुलस्तानी दवाए सबा के बाद शहीदों के हक में नारा लगाते थे। लेकिन अब दोकहला हाली हो चुका है और मुंतजिर है, ऐसे दिन का मुंतजिर है कि जब इन शोहदा की मानत जवान जन्म लें और दोबारा इस फजा में सांस लेंगे। कुछ दिनों के लिए हम हादमीन के तौर पर दोकहला में रहे। कभी कभी मैं हमीद को देखती जबकि वो शोहदा के ज़ायरीन की खिदमत में मशगूल होते। दोकहला में क़याम का तीसरा दिन था जब तेहरान से आए हुए अफराद का काफिला बटालियन तहजीब के सिपाहियों से मंसूब इमाम बारिया देखने की गर्ज से जाना चाहता था। ये इमाम बारिया दोकहला की असली इमारतों से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वो जगह जिसे बटालियन तहजीब के सिपाहियों ने अपनी जंगी मशकों और हलवतों के लिए मुंतहिब किया हुआ था। क्योंकि हवा गर्म थी इसलिए पैदल जाने का इम्कान नहीं था। इंतजामिया के साथ तय पाया कि गाड़ी से ज़ायरीन को उस इमाम बारिया तक पहुंचाया जाए। मैं भी उनके साथ चली गई। रास्ते के दौरान उन खवातीन से जिन्होंने अभी तक दोकहा को नहीं देखा था मैंने कहा, इस जगह से जोक दर जोक लोगों ने परवाज की है। बहुत से शोहदा ने इन्हीं इमारतों के ज़ेरे साया अपनी परवाज का आगाज किया है और बिलआखिर मुख्तलिफ जगहों पर शहादत का जाम नोश किया है। दोकहा में चंद घंटों की कदर कीमत का खूब अंदाजा करें। कुछ मिनट नहीं गुजरे थे कि हम उस इमाम बारिया तक पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जो सुनसान से इलाके में बटालियन तहजीब के सिपाहियों की खुद साजी के लिए बनाई गई थी। अभी अभी वो कब्रें बाकी थीं जो इमाम बारिया की पुश्त पर खोदी गई थी और सिपाही रात को इनमें सोया करते और खुदा से राजो नयाज करते थे। मजालिस और नोहे के सिलसिले के बाद हम दोबारा गाड़ी में सवार होकर पलट आए। मैं अभी मिकदार नामी इमारत में हमारा क़यामगाह नहीं पहुंची थी कि ख्याल आया कि मोबाइल तो इमाम बारिया तहजीब में ही भूल आई हूँ। दोबारा सड़क के किनारे तक गई, लेकिन कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी कि मुझे वापस ले जाए। जानती थी कि अगर हमीद या घर वालों में से किसी ने फ़ोन किया और मैंने जवाब नहीं दिया तो वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास इमाम बारिया तहजीब तक पैदल जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अभी मैंने दोकहा से 100 मीटर का फासला भी तय नहीं किया था कि देखा एक गाड़ी तेजी के साथ इमाम बारिया तहजीब की जानब जा रही है। मैं खुश हो गई और सोचा कि शायद मुझे वहां तक पहुंचा दे। गाड़ी करीब आकर रुकी तो देखा हमीद एक सिपाही के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने हैरत से पूछा,
हानुम, आप अकेले इस सुनसान रास्ते और शदीद गर्मी में कहाँ जा रही हैं? मैंने इन्हें पूरा माजरा कह सुनाया और बोली, मजबूरी है, मोबाइल वापस लेने के लिए जाना पड़ेगा। हमीद ने जवाब दिया, अभी तो मुझे फौरी काम है, जल्दी जाना होगा, और आपका तो जाती काम है, इसलिए फौजी गाड़ी से नहीं जा सकते। उन्होंने ये जुमला कहा और खुदा हाफिज़ करके रवाना हो गए। मैं उनकी आदत से बखूबी वाकिफ थी। सर चला जाए लेकिन बैतुल माल की चीज़ों से जाती कामों के लिए इस्तेफादा नहीं करेंगे। मैं दोबारा से पैदल चलना शुरू हो गई। बाहर की तेज धूप मेरे सर को अजियत दे रही थी। इमाम बारिया तहजीब के करीब पहुंची तो देखा कि कोई भागता भागता मेरी समत आ रहा है। मुझे लगा कि वहां की इंतजामिया से कोई फर्द होगा जो पूछने आया होगा कि मैं यहाँ पर तन्हा क्यों आई हूँ। वो शख्स करीब हुआ तो देखा कि हमीद हैं। इन्हें देखते ही मेरी तवानाई बहाल हो गई। मेरे पास पहुंचे तो बोले, मेरा काम हो गया, गाड़ी उस सिपाही को दे दी कि वापस ले जाए, और मैं खुद आपके पास आ गया कि तन्हा न हो। इमाम बारिया तहजीब तक रह जाने वाले चंद कदम हमने साथ तय किए और मोबाइल तलाश किया। मैं बहुत थक चुकी थी, लिहाजा कुछ देर इमाम बारिया के सादे से कलीन पर बैठ गई। पूरे इमाम बारिया में जगह जगह फनूस लगाए हुए थे। हमीद ने कहा, यहाँ रातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। जब आप रास्ता रात की तारीकी में तय करके आते हैं और बिलआहर इस इमाम बारिया तक पहुंचते हैं कि जो रोशनियों से मुनव्वर है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे बरसत से बहिशत में आ गए हो। खुदा करे कि जिस दिन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारी जान लेने के लिए आए तो हमारी कब्र का घर इस जगह की मानद नूरानी हो। जब कभी जन्नत और दोज़ख की बात होती तो मलकुल मौत को एहतराम के साथ याद करते इज़राइल अलैहिस्सलाम की बजाय हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते थे। इस फरिश्ते का नाम हजरत के बगैर नहीं लिया करते। वापसी के वक्त में बहुत थक चुकी थी। 2 किलोमीटर आने का रास्ता और 2 किलोमीटर वापसी का रास्ता। बाहर की फजा में इमाम बारिया के अतराफ में छोटे छोटे जर्द फूल खिल उठे थे। हमीद मेरी तवज्जो हटाने के लिए रास्ते से मेरे लिए फूल चुन रहे थे। उन्होंने इतनी मोहब्बत का एहसास दिलाया कि मैं 4 किलोमीटर पैदल चलने की थकावट को यकसर तौर पर भूल गई। 1 हफ्ते के बाद ना चाहते हुए मैंने और हमीद ने दुकुहा को खुदा हाफिज कहा। मेरी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी थी, क्लासों में शिरकत लाजमी थी। हमीद भी इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते थे। मजबूरन हम दोबारा कस्बैन की जानिब रवाना हुए। लेकिन हम दोनों ही नए साल के आगाज से पहले और ईद नरोज की छुट्टियों के बाद शोहदा के मेहमान होने पर बहुत मसरूर थे। इमाम बारिया हमीद की तवज्जो और पसंद का खास मरकज थी। हर हफ्ते शब जुम्मा इमाम बारिया की रसूमात में शिरकत करते थे। अपना शेड्यूल इस तरह बनाया हुआ था कि शब जुम्मा यकीनी तौर पर इमाम बारिया जा सके। मुझे भी निकाह के बाद से ही इमाम बारिया का शिदाई कर दिया था। हमीद कहते थे, इमाम बारिया बेहतरीन तरबीती किला है। उनके इमाम बारिया का नाम हेमाए अब्बास था। वो खुद भी इस इमाम बारिया के बानियों में से थे कि जिसकी बुनियाद उन सब दोस्तों ने शहीद इब्राहिम हादी की पैरवी में रखी थी। शुरुआत में मुहर्रम के 10 दिनों के लिए एक बड़ा सा हेमा नस्ब करते और वहां आज़ादारी बपा करते। लेकिन हफ्तावार मजालिस का सिलसिला किसी एक दोस्त के 2 मंजिला घर में होता था। उसी जगह को इमाम बारिया बना लिया करते थे और हर हफ्ते शब जुम्मा वहां दवाई कमेल और ज़ियारत अशूरा पढ़ी जाती थी। वाहिद चीज़ जो इस सब में मुझे परेशान करती थी वो हमीद का इमाम बारिया से देर से लौटना था। गोया इमाम बारिया में जाते ही हमीद ज़मानो मकान को भूल जाते थे। उस रात मैं थकावट की बना पर उनके साथ नहीं जा सकी थी। मुझसे कहा था कि 11:30 बजे वापस आ जाऊंगा, लेकिन 11:30 के बाद आधा घंटा, 1 घंटा और 2 घंटे मजीद गुजर गए, लेकिन हमीद की कोई खबर नहीं थी। मैं वाकई परेशान हो गई थी। मैं जितना भी फोन करती मगर उनका कोई जवाब मौसूल नहीं होता था। रात के 2:30 बज गए थे। मेरा दिल पानी पानी हो चुका था। मैंने मोबाइल उठाकर उनके एक दोस्त की बीवी को फोन लगाया। उससे बात करके समझ आया कि आज रात कोई मीटिंग थी और इमाम बारिया में उनका काम कुछ लंबा हो गया। कुछ देर ना गुजरी थी कि घर की घंटी बजी। मैं वाकई हमीद से नाराज थी, लेकिन इन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। फोन उठाकर बोली, रात के इस वक्त कौन आया है? उन्होंने जवाब दिया, हानुम, मैं हूँ हमीद, फरजाना का शोहर। मैंने कहा, मैं इन्हें नहीं जानती,
कज़वैन का मौसम रात के इस पहर सर्द था। मेरा दिल नहीं माना कि इससे ज्यादा देर वो घर से बाहर खड़े रहें, और दरवाजा खोला तो वो राहदारी में आ गए। मैंने फिर उनके लिए अंदरूनी दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। जब हमीद नजदीक आ गए तो मैंने कहा, पहले अपनी उंगलियां दिखाएं, मैं देखूं तो सही कि मेरे वाले हमीद हैं भी या नहीं। बेचारे मेरी बात सुनने पर मजबूर थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं जिद पर आ जाऊं तो उन्हें मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। अंदरूनी दरवाजे से हमीद ने अपनी उंगलियां अंदर दिखाई। बाइक पर बिल्कुल जम गई थी। हमीद ने अपनी गर्दन भी एक तरफ को ढिलका दी थी और खुद को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे मौकों पर उनकी आंखें गोल गोल हो जाती थी और वो बहुत ही मासूम लगते थे। मैंने पूछा, अभी तक कहाँ थे? हमीद ने कहा, इमाम बाड़िया में था। मैंने कहा, रात के 2:30 बजे? वो बोले, इमाम बाड़िया में ही था। नीचे बेसमेंट में मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे। हमारी मीटिंग थी ताकि आइंदा के प्रोग्रामों की तैयारी कर सकें। मेरा जहन इस कदर मशगूल था कि पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। माफ कर दें। मैंने कहा, आप जहां थे वहीं चले जाएं। कौन आदमी अपनी बीवी को रात के 2:30 बजे तक अकेला छोड़ता है? वो दुरहास करते और मुझसे मजाक में बात करते। मुझे भी हंसी आने लगी थी। मैंने मजाक में कहा, आपका कंबल और तकिया देती हूँ, वही सेहन में जाकर सो जाएं। ज्यादा मुझे इस बात का गिला था कि जब कभी उनका काम लंबा हो जाता तो मुझे पहले से इत्तला क्यों नहीं दे देते। किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने अपनी इतनी दिलजोई की कि मैं राजी हो गई। अगले दिन जब हम टेलीविजन के सामने बैठे थे तो हमीद बोले, अगर आप जान ले कि मेरा दिल किस कदर बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की जियारत के लिए बेचैन है, तो आप हफ्ते के आखिर में चलेंगे। इस बार तहवीले साल के मौका पर इस कदर रश था कि समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इस मर्तबा सब्र तहम्मुल के साथ जियारत करेंगे, क्योंकि हाल में ही शोहदा की जियारत से वापस आए थे। तो मैंने हमीद से कहा, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं पढ़ाई में पीछे न रह जाऊं। अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने साथियों को फोन करें और इनके साथ चले जाएं। हमीद ने कहा, ये अच्छा मशवरा है, क्योंकि काफी अरसे से दोस्तों के साथ कहीं नहीं गया। तो उन्होंने फोन उठाया और 3 दोस्तों को कॉल करके 2 दिन के लिए चलने की पेशकश की। तय पाया कि कल सुबह रवाना होंगे। उनका प्रोग्राम तय पाया तो बोले, मेरी अम्मी के घर चलते हैं, सफर से पहले उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे ताकि मैं आपके सफर पर खाने के लिए कुछ तैयार कर सकूं। हम जल्दी से तैयार हो गए और बाइक पर सवार होकर चल पड़े। फूफो के घर जाने के 2 रास्ते थे, एक पक्की सड़क वाला और एक कच्ची सड़क वाला। 2 राहें तक पहुंचे तो हमीद ने कहा, हानुम कच्ची सड़क से चलते हैं, वहां इंसान को महसूस होता है कि रेसिंग मोटरसाइकिल पर सवार हैं। उन्होंने बाइक को कच्ची सड़क पर डाल दिया। मेरा दिल और आंतें जैसे बाहर ही आने लगी थी, लेकिन हमीद अपनी बाइक रेसिंग की कैफियत में थे। ऐसी शरारतें बचपन से हमीद के साथ जुड़ी हुई थी। हम पहुंचे तो कुछ देर के लिए कपड़ों पर से धूल मिट्टी साफ की ताकि दूसरों के सामने जाने के काबिल हो जाएं। 1 घंटा वहां बैठे, लेकिन रात के खाने के लिए नहीं रुके। खुदा हाफसी के वक्त सबने हमीद से इसरार किया कि उनकी नियाबत में जियारत करे। हम घर पहुंचे तो मैं तेजी से किचन में घुस गई और मैंने तय किया था कि उनके सबके लिए दोपहर के खाने के लिए कटलेट्स बनाऊंगी। एक बैग तैयार किया जिसमें खीरे, नान और सैंडविच के साथ कबाब, सीख बोटी, तिल और चिप्स वगैरह रखे। खुलासा ये कि हर चीज उनके लिए मुहैया की थी। हमीद किचन में कुर्सी पर बैठे थे। कामों के दौरान मैंने देखा कि अचानक उनके हंसने की आवाज बुलंद हुई। उन्होंने कहा, क्या आप जानती हैं मेरे दोस्त ने क्या मैसेज किया है? मैंने कहा, बताएं क्या कहा है? कि आप हंसी से गश खा गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने पैगाम दिया है कि मैं कल दोपहर का खाना अपने साथ लाऊंगा। मेरी बेगम ने जहमत की है और हमारे लिए कटलेट्स बनाए हैं। मेरे दोस्त ने जवाब दिया है, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, यही कि मेरी बीवी मुश्किल से राजी हो गई है। बहुत है, ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरा बैग और खाना पैक कर दे। मैंने कहा, मैं आपके दोस्तों के बारे में तो मुतमईन हूँ, इसलिए ऐसे सफर पर बहुत अच्छे हैं आपके लिए। इंसान की रूहानी हालत तब्दील हो जाती है, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त भी गुजरता है और इंसानी खुशी की कैफियत अपने घर में लेकर लौटता है। हमीद ने कहा, हाँ ऐसा ही है। बाज खवातीन अलबत्ता सख्ती का बर्ताव करती हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ हैं, खुद सामान तैयार कर रही हैं।
میں نے کہا ہاں ساری چیزیں آپ کے لیے ڈال دی ہیں, صرف چٹنی رہ گئی ہے, اگر زحمت نہ ہو تو ابھی گلی کے کونے کی دکان سے لے آئیں, جب تک میں دسترخوان لگاتی ہوں. ہم کچھ کٹلس بھی ابھی رات کے کھانے میں کھا لیں گے. حمید کرسی سے کھڑے ہوئے اور بولے ہاں ٹھیک ہے, میں تو چٹنی کا عاشق ہوں, چٹنی کے بغیر کٹلس کا مزہ ہی نہیں آئے گا. حمید نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور چلے گئے. میں بھی دسترخوان لگانے لگی. کچھ دیر بعد حمید واپس لوٹے, لیکن چٹنی کے بغیر. میں نے کہا حمید خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے, کھانے کے لیے چٹنی چاہیے ہوگی. انہوں نے کہا قریبی دکان بند ہے, کل جاتے وقت خرید لوں گا. میں نے کہا چٹنی کی تو ابھی رات کے کھانے کے لیے بھی ضرورت ہے, اور کل بھی جب آپ اپنے ساتھ کلس گم لے جانا. تو انہوں نے جواب دیا جس بندہ خدا نے یہاں دکان کھولی ہے اس کا پہلا آسرا ہم لوگ ہیں کہ جو اس کی دکان کے پڑوس میں رہتے ہیں. جہاں تک ممکن ہو اور ضرورت پیش آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی دکان سے خریداری کریں. ان کی ایسی عادات کے سامنے میں صرف خاموش ہو جایا کرتی تھی. حمید کی باتیں سمجھنے میں مجھے کچھ دیر لگی. میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ایسا خیال اور رعایت روح کی بلندی مانگتی ہے, اور شاید میں کبھی بھی حمید کے ساتھ اس طرح قدم ملا کر نہیں چل سکوں گی. رات کے 1:30 بجے تک سارے کٹلس تل دیے اور بیگ تیار کر کے ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ رکھ دیا. تھکاوٹ کے مارے میں خود ہی لیٹ گئی اور وہیں لیٹ گئی. حمید وضو کر چکے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے. جب دیکھا کہ مجھے ڈرائنگ روم میں ہی نیند آ گئی ہے تو بولے سستی نہ کریں اور وضو کریں اور پھر آرام سے جا کر سو جائیں. مجھے سخت نیند آ رہی تھی, آنکھیں آدھی کھلی تھی. حمید قرآن پڑھ چکے تو اسے طاق پر رکھا اور میرے قریب آئے اور کہنے لگے حدیث میں ہے کہ جو بغیر وضو کے سوئے گا وہ ایک مردار کی طرح, اور اس کا بستر قبرستان کی مانند, اور لیکن جو کوئی وضو کر لیتا ہے اس کا بستر مسجد کی مانند ہو جاتا ہے, اور جہاں اس کے لیے صبح تک نیکی لکھی جاتی ہے. مذاق میں ہنستے ہنستے مجھے اٹھانا چاہتے تھے. بولے آپ کا اپنا فائدہ ہے کہ جلدی سے اٹھ کر وضو کر لیں اور آرام سے سو جائیں, وگرنہ میں آپ کو سونے نہیں دے سکتا اور آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. شاید میں پانی کا جگ لا کر آپ پر ڈال دوں تاکہ آپ کی نیند مکمل طور پر اڑ جائے. الغرض اتنا شور شرابہ کیا کہ میں وضو کیے بغیر نہ سو سکی. حمید 2 دنوں کے لیے کم میں تھے. جب واپس آئے تو انہوں نے میرے لیے حرم کے نزدیک سے ایک خوبصورت لباس خریدا تھا. جب تبرک میرے ہاتھ میں تھا تو بولے جتنی دیر بھی ہم کم میں تھے میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا. دوائی کا محل کے دوران ہمارے لیے بہت دعا کی. پورا وقت نکاح کے بعد والے سفر کو یاد کر رہا تھا. حمید کے کھانا پکانے کی صلاحیت منفرد تھی. نوجوانی کے دنوں میں انہوں نے کھانا پکانا سیکھا تھا. پھپھو جب بابا اور حمید کے بھائی کے ساتھ سنبل آباد جایا کرتی تو انہیں تسلی تھی کہ حمید ہیں اور باقی افراد کے لیے کھانا پکا سکتے ہیں. حمید کے نئے اور من پسند طریقوں سے بنائے گئے کھانوں سے ایک حمید کے اسٹائل کی ریسپی بک تیار ہو گئی تھی. اس کے خیالات ایسے ہوتے جن کو عقل بھی چھو کر نہیں گزرتی تھی.